में अमर सिंह कपूर जी, रणवीर कपूर जी, रामबत जी, वीर सिंह जी, शेर सिंह जी उपस्थित, प्रेस के सभी हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, आपका मैं करना चाहूँगा कि भाई आप यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की विधिवत घोषणा हो चुकी है और 12 नवंबर को जो है हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होंगे। आचार संहिता जो है वो लग चुकी है और चुनाव प्रचार जो है अब शुरुआत है। अब सभी राजनीतिक पार्टी जो हैं वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे है। अभी से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में किस तरह से सरकार के पैसों की, सरकार के धन की धज्जियाँ उड़ाई है, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला। पिछले 3 महीने से आप निरंतर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रैली, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम सरकार के पैसों पे हो रहे हैं और इस सरकार ने एक रैली के लिए लगभग 50 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया हुआ था और पिछले 3 महीने में आप ये मान सकते हैं लगभग 50 करोड़ रुपया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और प्रसार में इस सरकार द्वारा खर्च किया गया। जनता का पैसा है, जनता से इकट्ठा किया हुआ पैसा है, इसका दुरुपयोग हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखने को मिला है। दूसरी बात कि पिछले 3 महीने में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कम से कम 1000 इंस्टीट्यूशंस को खोला है, नोटिफिकेशन किए है, जिसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पीएससीज है, हेल्थ सेंटर्स हैं और उसमें कोई भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नोटिफिकेशन के रूप में है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले भी नहीं गए हैं। अब सुबह 11 बजे 14 तारीख को 11 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 बजे होगी और आप हैरान होंगे कि 12 बजे हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक की जा रही है और उस मंत्रिमंडल की बैठक में कोई 20-25 इंस्टीट्यूशन खोल दिए गए और कुछ कैटेगरीज को लाभ, कर्मचारी विशेष करके कुछ कैटेगरीज को लाभ देने का प्रयास किया गया। आप ये मान सकते हो कि भाई 2 घंटे पहले आचार संहिता लगने से पहले सरकार ऑर्डर कर रही है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी? ये इस सरकार की फ्रस्ट्रेशन है और हिमाचल प्रदेश की जो हवाएं और फिजाएं हैं वो ये कह रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और हम नहीं कह रहे, अभी पिछले साल मंडी लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा के उपचुनाव इस बात का सबूत है कि चारों की 4 सीट कांग्रेस जीतती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 1 साल का समय सरकार का था, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, हिमाचल में भी भाजपा की सरकार और हिमाचल की जनता जो है वो कांग्रेस को जिता रही है। पिछले 15 दिन में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमाचल प्रदेश में 3 जनसभाएं हुई और चौथी जो होनी थी 16 तारीख को धर्मशाला में आज होनी थी, उसको आचार संहिता लगने की वजह से रद्द किया गया। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, प्रदेश की जो लोगों की भावनाएं हैं उससे परिचित है, उसको एहसास है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जा रही है और ये चुनाव होगा। इस चुनाव में बहुत सारे इश्यूज हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है और आप हैरान होंगे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, चाहे पुलिस भर्ती है, चाहे JOIT है, बहुत सारे पेपर बिक रहे। पुलिस में का जो पेपर है वो 8 से 10 लाख रुपए में बिका है। कहा इन्होंने कि CBI की इंक्वायरी की जाएगी, मगर CBI आज तक हिमाचल प्रदेश की इंक्वायरी करने को पहुंची नहीं है और बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं वो निकले नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में 65,000 पद जो हैं
वो सरकारी क्षेत्रों में खाली हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरने में विफल हुई है। हमने कहा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा है कि हम 1,65,000 पोस्टें जो खाली पड़ी हुई हैं और 1,00,000 पोस्टें जो हैं हम तुरंत सरकार बनने के बाद जो है हम 1,00,000 पोस्टों को भरेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पे, आज हमारे जो खाने की चीज़ें हैं, वस्तु हैं, हर चीज़ पे जो है 5% जो है वो GST लगा हुआ है। रोटी पे 5% है, परोठे पे 18% GST लगा हुआ है। आज हिमाचल की जनता जो है वो बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। और हिमाचल सिरमौर में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। हाटी वाला इशू है, जो चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव कोई एक इशू पे नहीं लड़ा जाता है, चुनाव के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं जिला सिरमौर में, विशेष करके ट्रांसगिरी क्षेत्र में हाटी को जनजातीय घोषित करने की बड़ी चर्चाएं थी। 14 सितंबर को कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें इन्होंने कहा कि हमने जो है इस प्रपोजल को अप्रूव किया है, मगर 14 अक्टूबर को 1 महीने बाद आचार संहिता लगने के बाद भी उसकी अधिसूचना जारी नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ के लोगों को गुमराह कर रही है और 1 महीने का समय जो है वो नोटिफिकेशन के लिए, या जो कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो उसको राष्ट्रपति को भेज करके अधिसूचना ऑर्डिनेंस के रूप में जो है वो लोगों के बीच में लाना चाहिए। आज अनिश्चितता का माहौल है। आज यही पता नहीं है कि कौन सी कैटेगरी इसमें आई है, कौन सी नहीं आई है। अब जब मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको याद होगा 14 सितंबर को, और प्रेस के लोगों ने पूछा कि भी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी वो अनक्लियर है। प्रदेश का मुखिया ये कह रहा है अनक्लियर है, जबकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रपोजल तो इनिशिएट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा होगा, उन्होंने कास्ट के आधार पर भेजा है कि अलग अलग जातियों को इनको जनजातीय घोषित किया जाए। उनको मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। और मैं आपको कह सकता हूं कि हिमाचल की ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता को, हाटी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार ठगा। पहली बार 2014 में जो लोकसभा के चुनाव नाहन में हुए, हिमाचल में हुए, नाहन में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम इसको ट्रांसगिरी घोषित करेंगे, ट्राइबल घोषित करेंगे। 2017 में हरिपुर धार में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि हम 2019 के चुनाव से पहले इसको करेंगे, फिर नहीं हुआ और ये तीसरी बार हो गया है। आप ये देखोगे आज मन से ये कह रहे, एक होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर कह रहा है, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि हमने करा दिया। भाई करा दिया तो नोटिफिकेशन दिखाओ, कागज तो दिखाओ। हिमाचल ट्रांसगिरी की जनता तो विश्वास करेगी कि भाई आपकी नोटिफिकेशन है। और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो सर्वे की रिपोर्ट्स है, IB की रिपोर्ट्स है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है, वो ये है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र की 3 सीटें शिलाई, रेणुका पछाड़ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और इनको पता है कि हमें इससे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए इन्होंने जिसकी नोटिफिकेशन को जो है वो रोक के रखा है। और इनका ये मानना है कि 2024 का जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उससे पहले इस नोटिफिकेशन को जो है वो हम जो है वो नोटिफाई करेंगे। चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे इश्यूज भी होंगे। और मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि इसको मूव जो किया है कांग्रेस पार्टी की पूर्व की सरकारों ने, इसमें वीरभद्र सिंह जी का भी सहयोग है, पूर्व में धूमल साहब की सरकार का भी इसमें सहयोग रहा है। और 2005 में विधानसभा में इस प्रस्ताव को मैंने पास किया। आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी ब्रीफ कर रहे थे 14 सितंबर को, उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा से इस प्रस्ताव को 2005 में पारित किया गया। और उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया क्योंकि वो प्रस्ताव मैंने मूव किया था और मैंने इसको 2005 में विधानसभा से पास करा के केंद्र को भेजा। हाटी शब्द जो है, हाटी शब्द को रेवेन्यू इस रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट की फाइल्स में मैंने, हमारे जो DC होते थे 1996 में, उसमें मैं ऐड कराया। और जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी, हिमाचल यूनिवर्सिटी के ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार को भेज दी। हम स्वागत करते हैं इसका, हाटी होना चाहिए, लोगों की मांग है, मगर इससे कितना लाभ होगा, कितना लाभ नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। ये अपने जो वर्जन्स हैं, सब लोगों के अपने अपने वर्जन। और हाटी के अलावा हमारे जो
कांसगिरी क्षेत्र में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज विकास जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारा विकास रुका हुआ है। कोई दफ्तर खोलने से विकास नहीं होता। ठीक है, कुछ दफ्तर हमारे सिलाई क्षेत्र में खोले गए हैं, मगर दफ्तरों में स्टाफ नहीं है, स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और सड़कों की हालत जो है वो दयनीय है। बहुत सारी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री द्वारा सिलाई चुनाव क्षेत्र में की थी, मैं आज भी आपको बता सकता हूँ, बहुत सारी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। सिलाई का सिविल हॉस्पिटल एक है, सिलाई का बांगली ढाढस का जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बोला ये अटल आदर्श विद्यालय होगा, 35 करोड़ का बजट है, मौके पे एक नया पैसा नहीं है। सिलाई सचिवालय की बात है, सिलाई सचिवालय का काम शुरू नहीं हुआ है। जाखना में 10 बेड की बात की गई थी, और सिलाई के पीने के पानी की स्कीम थी कि 50 करोड़ रुपए की सिलाई के पीने की पानी स्कीम की थी, वो नहीं हुई है। सिलाई के लिए पीने की पानी की स्कीम तो 8.5 करोड़ रुपए की लागत से MLA प्राथमिकता में जो है वो मेरे द्वारा स्वीकृत की गई है। टिम्बी में IPH के रेस्ट हाउस की बात की गई थी। IPH का रेस्ट हाउस कहीं भी नहीं है, कोई शुरू भी नहीं हुआ, कोई बजट का प्रावधान नहीं हुआ। रोनहाट का डिग्री कॉलेज जो 2017 में शुरू हुआ था, आज भी प्राइवेट कमरों में जो है रोनहाट हॉस्पिटल, ये रोनहाट का डिग्री कॉलेज चला हुआ है। 5 करोड़ का बजट था। रोनहाट की जो PSC को कहा ये CSC है, आज CSC की स्थिति वही है जो पहले थी। बहुत सारी घोषणाएं मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री की अधूरी है, और सिलाई क्षेत्र की जनता और जिला सिरमौर की जनता जो है वो निश्चित रूप पे जो है इस सरकार को जो है जवाब देगी। आज हर वर्ग, चाहे कर्मचारी है, किसान है, बागवान है, आज इस सरकार से जो है वो परेशान है। और मैं निश्चित रूप में आपको कह सकता हूँ, हमने कहा है कि OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिस दिन हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट की मीटिंग में जो है OPS को जो है वो लागू किया जाएगा, और दूसरी जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में होगी कि हम 1 लाख लोगों को, हिमाचल प्रदेश के 1 लाख जो बेरोजगार नौजवान है उनको जो है वो हम रोजगार, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिला सिरमौर में कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 की 5 सीटें जो है वो जीतेगी। इसके अलावा कोई और भी आपने कोई मुझसे प्रश्न पूछना है था आप मेरे से पूछ। सर, जो महाकुंभ सिलाई में हुई थी ना जी, उसमें आप सभी पार्टी के एक मंच पे आ गए थे, ऐसा क्या रहा कि बाद में फिर अलगाव हो गया? नहीं, देखो, जब सिलाई में कुंभली हुई उस वक्त मैं भी वहाँ था, और मैंने भी कहा कि अगर इसको जनजातीय क्षेत्र को घोषित कराने के लिए मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी, मैं तैयार हूँ। हम सभी लोग थे, मगर अफसोस इस बात का है जो हाटी की जो समिति है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ना होकर के भारतीय जनता पार्टी की बॉडी हो गई है। और जिस मंच से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे जाएं, जिस मंच से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जाए, क्या कांग्रेस का विधायक उस मंच पे खड़ा हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, हाटी में सब पॉलिटिकल लोग थे, शामिल थे, और सबकी मंशा थी कि भाई ये क्षेत्र होना चाहिए, सबने सहयोग भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी ने किया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में है, तो सरकार काम करेगी, सरकार करेगी, हम थोड़ी करेंगे, विपक्ष थोड़ी करेगा। और पिछले 25 साल की अगर हम नज़र दौड़ाएं तो केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार रही नहीं है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, अलग कोalition पार्टी की सरकार रही। तो ऐसे ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे वो राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी क्षेत्र के वो हल नहीं हुए हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट अभी कर रही है, मगर इस तरह से भ्रमित करना, इस तरह से लोगों का बेवकूफ़ बनाना, तो ये अब जनता जवाब देगी इस चुनाव में। चौहान साहब, आपने अभी कुछ दिन पहले जो है वीडियो घेराव सा किया था, तो आचार संहिता से पहले जो है कुछ पंचायतों में जो है जारी किए गए हैं शेल्फ वगैरह, जैसे कि आपका जलवा जनौली का जो मामला है अभी, तो उसमें 1.5 करोड़ की जो शेल्फ है वो आचार संहिता से पहले उठाई गई है शायद। नहीं, मैं तो यही, मुझे बहुत लोगों ने शिकायत की कि सिलाई ब्लॉक में जो है नरेगा की शेल्फें जो है सेंक्शन की जा रही हैं, पैसे लिए जा रहे हैं और सेंक्शन की जा रही है, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की पंचायतों में सेंक्शन की जा रही है। और जबकि एक पंचायत में मनरेगा में 20 से ज़्यादा स्कीम एक समय में नहीं चल सकती। अब वो पैसे लेकर के या राजनीतिक आधार पर सेंक्शन कर रहे हैं। अब आप 50 स्कीमें सेंक्शन कर रहे हो, 50 स्कीमें तो 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। मगर जो है धज्जियाँ सरकारी धन की और सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाए, उसका उदाहरण सिलाई में मैंने रोकने का प्रयास किया। हमने वीडियो से बात किया, वीडियो ने जब नहीं मानी तो धरने में बैठे। भाजपा सरकार में तो
कैबिनेट तक पहुंच गया है, कांग्रेस की जब सरकारें रही तब कैबिनेट तक क्यों नहीं पहुंच पाया आपके का मुद्दा? नहीं देखो, गवर्नमेंट हमारी पूर्व की सरकारों ने इसको एरिया के आधार पे रिकमेंड किया था, और ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों की भावना हमेशा से ये रही थी कि भी इसको पूरे क्षेत्र को जनजातीय घोषित किया जाए, ना कि जाति के आधार पे किया जाए। बीजेपी की गवर्नमेंट ने जाति के आधार पे इसको रिकमेंड किया है, और ये बीजेपी का जो कहना है कि हमारे बलदेव सिंह तोमर जी कहते हैं कि विकास के नाम पर 1000 करोड़ है, नहीं, जब जातियों को ट्राइबल डिक्लेयर किया जाता है तो विकास के नाम पे कोई पैसा नहीं है, उनका ये कहना गलत है। जौनसार बाबर है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, भरमौर है, वो पूरा क्षेत्र जनजाति घोषित है। अब हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुज्जर भी ट्राइबल हैं, मगर गद्दी और गुज्जरों के गाँव के लिए और उनके क्षेत्र के लिए कोई पैसा नहीं आता है। हमारी भी वही स्थिति है। अब इनका ये कहना कि जी एसटी के लोगों को अनाज बहुत मिलेगा, नो, एसटी के लोगों को अनाज का वितरण जो है वो पीडीएस सिस्टम, हिंदुस्तान में एक ही पीडीएस सिस्टम है जिसमें एपीएल और बीपीएल होता है। एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। उसमें चाहे एसटी होगा, चाहे एससी होगा, चाहे ओबीसी होगा, चाहे जनरल होगा, उनको एक उतनी ही मात्रा का और उतने ही पैसे का अनाज मिलेगा। ये भ्रमित करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, और समय के साथ जो है पर्दा टूटेगा। अभी तो अनक्लियर है, नोटिफिकेशन आएगी तो एक्चुअल पता लगेगा कौन कौन सी बरादरी उसमें है, कौन कौन सी बरादरी नहीं है। अब मान लो उसमें जो कहा जा रहा है इसमें खश है, कनैत है, भाट है और बेटी, 4 कम्युनिटी है। अब जो व्यक्ति का रेवेन्यू रिकॉर्ड में खश कनैत नहीं होगा वो ट्राइबल नहीं होगा। अब मैं शिलाई का विधायक हूँ, मेरी रेवेन्यू रिकॉर्ड में राजपूत लिखा हुआ है, तो मैं कहाँ से ट्राइबल होंगे नहीं। हम कांडो चौक के जो लोग हैं हम ट्राइबल नहीं होंगे। और बहुत सारे जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं जो खश कनैत हैं, जिनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में खश कनैत नहीं लिखा, वो ट्राइबल नहीं होंगे। अब ये कहते हैं ना कि हम तो रेवेन्यू रिकॉर्ड भी चेंज करा देंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे चेंज होगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर किसी को मान लो राजपूत दर्ज किया गया है, किसी को मान लो भाट दर्ज किया गया है, किसी को डेटी दर्ज किया गया, तो भाट को राजपूत कैसे बना दिया जाएगा, या भाट को डेटी कैसे बना दिया जाएगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो कईयों वर्षों से आ रहा है उसको कोई भी गवर्नमेंट नहीं चेंज करती। तो एक भ्रमित करने की कोशिश। पार्टी कैसे हमारा क्षेत्र होगा? क्षेत्र होता है तो जातियां विरोध करती है, जातियों होता है तो आप क्षेत्र के आधार पर कैसे? देखो, अब ये देखो जो सरकार प्रपोजल बनाती है तो सरकार का विषय है, ये सरकार का विषय, मेरा विषय नहीं है। सरकार ने जो कुछ जातियों को लिया है और उन्होंने कुछ जातियों को पूछा, जब आपने जाति के आधार पे कर रहे थे तो जातियों को आपको पूछना चाहिए था। अब कोई जाति इससे नाराज है, कोई जाति खुश है, तो उनको पूछना चाहिए, मगर किसी को नहीं पूछा। आज बहुत सारी जातियां जो है वो विरोध में खड़ी हुई हैं। आज एससी जो है वो आज नाराज है, आज ओबीसी का वर्ग जो है वो आज नाराज है। ओबीसी का वर्ग को ऐसा लगता है हमें हम वो है ठगे महसूस कर रहे हैं। वो उनका ये मानना था कि उनका आरक्षण 27% आरक्षण है, उसको इसलिए वो छोड़ रहे थे कि चलो भी क्षेत्र में होगा और क्षेत्र में पैसा आएगा और क्षेत्र का विकास होगा, मगर आज वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। चांद साहब, भाजपा ये कह रही है कि एससी को कांग्रेस गुमराह कर रहा है, कितनी बात सत्य है जी? देखो, ये एक राजनीतिक बातें होती है जो राजनीतिक लोग एक दूसरे के प्रति बोलते हैं। जो एससी समाज है उसमें पढ़े लिखे साधन संपन्न लोग हैं। कोई भी आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी बरादरी को गुमराह नहीं कर सकता है। हर बरादरी को क्या लाभ है, क्या हानि है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे राजपूत हैं, चाहे दूसरी कम्युनिटीज है, सब कम्युनिटीज़ को पता है। आज सोशल मीडिया पे लोगों को इतनी जानकारी मिलती है कि उनको पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड हर की पता होती है। हम जो नेता हैं, हम नेता लोग सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं हम ही सच बोल रहे हैं और जो हम बोलेंगे उसको जनता मान लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे ज़्यादा तेज जो है, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है और हमसे ज़्यादा जागरूक जो है वो जनता है। सर, ये ओबीसी को लेकर आप बता रहे हैं, ओबीसी को इसमें किस तरह का घाटा रहेगा ओबीसी को? देखो, ओबीसी का जो आरक्षण के अंदर सेंट्रल लेवल पे 27% और हिमाचल प्रदेश के लेवल पे ओबीसी को 18% की रिजर्वेशन। अब 27% से लेकर के ओबीसी जो है 4.27 पे आ जाए। मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये बीजेपी के लोग जो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, एसटी की जो रिजर्वेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट पे 7% है और 7% है क्लास 1 और क्लास 2 कैटेगरी के लिए, और क्लास 3 और क्लास 4 कैटेगरी के लिए 4.27 है। अगर 100 पोस्टें निकलेंगी तो 100 पोस्टों में से 4 पोस्टें एसटी के लिए निकलेंगी, 18 पोस्टें ओबीसी के लिए निकलेंगी और 10 पोस्टें ईडब्ल्यूएस के लिए निकलेंगी। ईडब्ल्यूएस मीन जनरल आईआरडी के जो गरीब लोग हैं उनके लिए निकलेंगी।
अब ये सारी की सारी कैटेगरी को आप हम 4% पे डाल रहे हैं, तो उससे अब ये तो लोगों को है कि भाई उससे लाभ होगा कि हानि होगा या क्या होगा, सब जान। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि बीजेपी के भी लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी ओबीसी में आने की सिर्फ एक कंडीशन है, वो है आपकी इनकम 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। कुछ राजनीतिक लोग भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि जिसके पास गाड़ी होगी वो ओबीसी में कैटेगरी में नहीं आएगा, जिसके पास पक्का मकान होगा वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आएगा, या जिसके पास 10 बीघे की कुलाऊ जमीन होगी वो नहीं आएगा। उनको ये पता नहीं है, ये वाला जो फॉर्मूला वो बता रहे हैं वो IRDP पे लगता है, वो IRDP पे लगता है, वो ओबीसी कैटेगरी की में ओबीसी में आने के लिए नहीं लगता है, वो IRD कैटेगरी के लिए लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ओबीसी कैटेगरी को जो 27% पे है उसको जनरल कैटेगरी के साथ आप 4% पे डाल रहे हो, तो हम पंडित और राजपूत तो 4% में आ गए हैं। अगर जो ओबीसी कैटेगरी है अगर वो अपने आप सेपरेट रहेगी तो उससे ओबीसी कैटेगरी को भी लाभ होगा और राजपूत कम्युनिटी जो ST में आ रही है उसको भी लाभ होगा। अब दो कैटेगरीज 4% में compete करेंगी तो कितने लोग सिलेक्ट होंगे। और फिर भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कि ये सिलाई क्षेत्र के और ट्रांसगिरी के लोगों को तो भरमार नौकरियों की मिल जाएगी। आप ये बताओ कि आंज भोज का क्षेत्र 1, सिलाई का क्षेत्र 2, रेणका का क्षेत्र 3, राजगढ़ का क्षेत्र 4, किन्नौर का क्षेत्र 5, भरमौर का क्षेत्र 6 और लाहौल स्पीति का 7 और 1.5 लाख जो है वो गद्दी और गुज्जर हिमाचल प्रदेश के ST कैटेगरी। हम तो हमें तो खुशी है कि ठीक है सरकार ने प्रयास किया है, कोशिश की है, हम इसका स्वागत भी करते हैं, मगर जो है परिणाम सामने आना चाहिए, नोटिफिकेशन सामने आने चाहिए, जिससे ये लोगों को ये लगे कि भाई हमारा जो है हमको हासिल हो गया है। अब तोमर साहब ने क्या बोल दिया, बलदेव सिंह तोमर जी ने कहा कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। अब मैं पूछता हूँ बलदेव सिंह तोमर जी से, क्या वो वोट मांगने आएंगे? आज जो कोई एक प्रॉमिस है, कोई एक घोषणा है, वो क्या नोटिफिकेशन के बिना क्या पूरी हो जाती है? जब तक फाइनल तो नोटिफिकेशन के बिना पूरी हो जाती है। अब जनता फैसला करेगी कि वो वोट मांगने आएंगे कि नहीं आएंगे, या लोग उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे। जो उनका प्रॉमिस है, उनका वायदा है, वो अधूरा है और मैं उम्मीद करूंगा कि अपने वायदे को पूरा करें, तभी जनता के बीच में जाए। सर, आप बहुत अनुभवी नेता हैं, हमारे सिरमौर से भी, हिमाचल से भी। घाटी के मुद्दे पे आप क्या समाधान चाहते हैं, जाति, क्षेत्र या कुछ अन्य आधार? देखो पुंडीर साहब, मेरा ये मानना है, देखो हम इसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और हम सब चाहते हैं कि ये हो। प्रश्न ये है कि लोगों की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए और समाज के सब वर्गों को ख्याल में रखते हुए पूछना चाहिए। चाहे ओबीसी है, चाहे SC है, चाहे राजपूत है, चाहे कोई कम्युनिटी है, जब आप जाति के आधार पर कर रहे थे तो जाति के प्रतिनिधियों को उसको पूछना चाहिए। इन्होंने नहीं किया और अभी भी स्थिति अनक्लियर है। क्या अमित शाह जी ने टोन में कहा कुछ इस बारे में? एक हमने कर दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा हमने कर दिया। इसमें एक चीज थोड़ा क्लियर हो गई सर, SC का जो था उन्होंने कहा कि वो लिख के ले लो, वो सब जो जिस चीज से घबरा रहे थे कि ये चीजें खत्म होगी वो नहीं होगी। देखो अब अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग और अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं हिंदुस्तान की जनता भली भली जानती है। इन्होंने कहा था कि काला धन विदेश से लाएंगे, 15 लाख हर के खाते में आएंगे, क्या किसी के खातों में आएगा? मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। अभी तो हिंदुस्तान में 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए। इतने बड़े बड़े मुद्दों को भी जब इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लाइटली लिया है, तो हमारा हाटी का मुद्दा तो सिर्फ 3 चुनाव क्षेत्र का मुद्दा है। कोई हिंदुस्तान के मुद्दों को भी इन्होंने इतनी लाइटली लेकर के इनको डस्टबिन में जाकर के फेंक दिया। इन बड़े बड़े मुद्दों को, ये तो बहुत छोटा सा मुद्दा है। आप मुझे एक बात बताओ कि 1 महीने पहले कैबिनेट ने पास कर दिया जी। अरे 1 महीने का आप इंतजार क्यों कर रहे हो? आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने के बाद उसकी नोटिफिकेशन निकालोगे, या किसी, जब आपने वायदा किया है आपको चुनाव से पहले आपको नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए थी। मैंने खुद स्वागत किया इसका और हम इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन निकले। हम धन्यवाद करेंगे और लोगों को हकीकत का पता लगे कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। अब कौन कौन कैटेगरी है इसमें, कौन कौन सी कैटेगरी इसमें नहीं है, तो ये तो अभी अनक्लियर है। अनसर्टेनिटी प्रश्न चिन्ह है इस पर भी लगा। प्रदेश में आपकी सरकार बन गई है, क्या हम सिरमौर के लोग उम्मीद करें कि हमें CM मिल जाएगा? देखो ये तो कांग्रेस हाईकमान तय करेगी हिमाचल प्रदेश का जो सरकार बनने में कौन मुख्यमंत्री बनेगा।
मगर निश्चित रूप से इस सूची में जो है मेरा नाम भी जो है वो है। और मैं 5 बार का विधायक हूँ। जयराम जी भी 5 बार के विधायक थे। तो जब जयराम जी 5 बार का विधायक भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है तो कांग्रेस का 5 बार का विधायक क्यों नहीं बन सकता है। मगर ये फैसला जो है कांग्रेस हाईकमांड ने करना है। और कांग्रेस के पास जो है मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं वो बहुत चेहरे हैं। ठाकुर साहब, जब कल भीड़ देखी राजनीतिक चश्मे से, जो विवाद का जो द्वार है सोन में जो भीड़ देखी गई कल, अगर आप आंकलन की बात करें तो आप इसको किस तरह मानते हैं? इस भीड़ का अंदाजा आपका क्या है, कितनी भीड़ थी? और राजनीति के चश्मे की अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं? नहीं, देखो, राष्ट्रीय स्तर का कोई भी नेता आएगा तो भीड़ एकत्रित की जाती है। भीड़ तो पैसे से की जाती है, साधन जुटा के भीड़ जुटाई जा सकती है। मगर जिस तरह की भीड़ होनी चाहिए उस तरह की भीड़ सोन में नहीं थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि भीड़ से अंदाजा नहीं लगाया सकता है कि भाई कौन चुनाव जीत रहा है, कौन नहीं चुनाव जीत रहा है। अगर हम शिलाई चुनाव क्षेत्र की बात करें, मैं एक आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। SC कम्युनिटी शिलाई में 29% और OBC कम्युनिटी 20% है। 49% वोटर्स अगर किसी एक व्यक्ति या एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होंगे तो क्या वो चुनाव जीत सकता है? आप सीधी 49% वोटर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति के खिलाफ है, क्या वो चुनाव जीत सकता है? आप अंदाजा लग सकते हैं शिलाई की क्या पूछता हूँ। मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता चुनाव से पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर 49% अगर कोई अगेंस्ट है तो क्या परिणाम? सर, जब उनका एक्ट सेफ है तो वो विरोध में क्यों नहीं? वो तो उनके, देखो, अब ये तो उनके विषय, इस पे नहीं मैं कह सकता। अब वो अमित शाह जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, और लोग अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कितना विश्वास करते हैं, ये हम सबको पता है। इस विषय पे मैं नहीं कहना। चौहान साहब, एक अंतिम सवाल है। सारी चीज़ें हो गई, हाटी आपके हिसाब से नहीं हुआ है, ट्राइबल स्टेटस नहीं मिला है जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो आपके ही शब्द थे कि आप कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? नहीं तो मैं तो ऐसा अब तो हम इसको जीरो मान के चले ना आपके कथन अनुसार। नहीं, देखो, ऐसा ना कि अब हुआ तो है नहीं, हुए हुए तो उसको मान दे। जो नोटिफिकेशन फाइनल हो जाए, थोड़ी लोगों को पता लग जाएगा कि सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया। अभी तो हुआ ही नहीं है, क्लियर है। अब मुख्यमंत्री को नहीं पता, सरकार को नहीं पता कौन कौन सी कैटेगरी इसमें आ रही है। आप किस तरह से मान लोगे? कैबिनेट ने अगर अप्रूव किया है, कैबिनेट के डिसीजन तो हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के डिसीजन तो आज कुछ होता है कल कुछ होता है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के फैसले तो आपने देखे कितने चेंज होते। अब इसकी क्या गारंटी है कि जो कैबिनेट ने किया है वो फाइनल भी किया है नहीं किया? फाइनल तो उसको तब मानेंगे ऑर्डिनेंस के रूप में। अगर ये इसको राष्ट्रपति को भेजते और राष्ट्रपति उसके अप्रूवल देता तो हम मानते हमारा जो है जो हाटी का ट्राइबल स्टेटस हो गया। अभी अनक्लियर है, अभी तो वो पाइपलाइन में है, फाइनल स्टेज पे तो नहीं हुआ है। फाइनल स्टेज का मतलब तो एक नोटिफिकेशन निकलना होता। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अब आपका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, हम जनता के बीच में जाकर के बोलेंगे अभी ये बात नहीं। हम आज तक हम नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे। हम जनता को बताएंगे वास्तविक स्थिति जनता को बताएंगे। और जनता को पता है, लोग हिमाचल ट्रांसपेरी के लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगी, चीजें क्लियर होगी। अब आचार संहिता लगी है, नोटिफिकेशन अब आएगी। अब जनता ने फैसला करना। जनता ये है सर कि आप क्षेत्र के आधार को मानेंगे, जाति के आधार को मानेंगे? देखो, अब ये तो जनता ने फैसला करना है ना। ये तो सरकार को जनता से पूछ करके करना चाहिए ना। क्या सरकार ने नहीं पूछा? हाटी समिति के 4 लोगों ने सरकार के आगे प्रपोजल रख दिया, सरकार ने उसको भेज दिया। मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, विनय कुमार जी हरियाणा से विधायक थे, रीना कश्यप राजगढ़ से विधायक थी। हम जनप्रतिनिधि को पूछा नहीं। अगर हमें सरकार पूछती, हम उनको राय देते और एक कम से कम एक ऐसा सॉल्यूशन निकालने की बात करते कि जो सभी वर्ग जो है वो इससे खुश होते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में, हमारे अलग अलग वर्गों के लोगों में अगर हमारे खटास हो, दूरियां बढ़े, वो कोई अच्छी बात नहीं है। हम सब ने समाज में रहना मिलजुल के। जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं अमर सिंह कपूर जी, रघुवीर कपूर जी, रामबत जी, वीर सिंह जी, शेर सिंह जी, उपस्थित प्रेस के सभी हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, आपका मैं करना चाहूँगा कि भाई आप यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है
कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की विधिवत घोषणा हो चुकी है और 12 नवंबर को जो है हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होंगे। आचार संहिता जो है वो लग चुकी है और चुनाव प्रचार जो है अब शुरुआत है। अब सभी राजनीतिक पार्टी जो हैं वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे है। अभी से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में किस तरह से सरकार के पैसों की, सरकार के धन की धज्जियाँ उड़ाई है, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला। पिछले 3 महीने से आप निरंतर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रैलीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम सरकार के पैसों पे हो रहे हैं और इस सरकार ने एक रैली के लिए लगभग 50 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया हुआ था और पिछले 3 महीने में आप ये मान सकते हैं लगभग 50 करोड़ रुपया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और प्रसार में इस सरकार द्वारा खर्च किया गया। जनता का पैसा है, जनता से इकट्ठा किया हुआ पैसा है, इसका दुरुपयोग हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखने को मिला है। दूसरी बात कि पिछले 3 महीने में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कम से कम 1000 इंस्टीट्यूशंस को खोला है, नोटिफिकेशन की है, जिसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पीएससीज है, हेल्थ सेंटर्स हैं और उसमें कोई भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नोटिफिकेशन के रूप में है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले भी नहीं गए हैं। अब सुबह 11 बजे 14 तारीख को 11 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 बजे होगी और आप हैरान होंगे कि 12 बजे हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक की जा रही है और उस मंत्रिमंडल की बैठक में कोई 20-25 इंस्टीट्यूशन खोल दिए गए और कुछ कैटेगरीज को लाभ, कर्मचारी विशेष करके कुछ कैटेगरीज को लाभ देने का प्रयास किया गया। आप ये मान सकते हो कि भाई 2 घंटे पहले आचार संहिता लगने से पहले सरकार ऑर्डर कर रही है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी? ये इस सरकार की फ्रस्ट्रेशन है और हिमाचल प्रदेश की जो हवाएं और फिजाएं हैं वो ये कह रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और हम नहीं कह रहे। अभी पिछले साल मंडी लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा के उपचुनाव इस बात का सबूत है कि चारों की 4 सीट कांग्रेस जीती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 1 साल का समय सरकार का था, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, हिमाचल में भी भाजपा की सरकार और हिमाचल की जनता जो है वो कांग्रेस को जिता रही है। पिछले 15 दिन में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमाचल प्रदेश में 3 जनसभाएं हुई और चौथी जो होनी थी 16 तारीख को धर्मशाला में आज होनी थी, उसको आचार संहिता लगने की वजह से रद्द किया गया। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, प्रदेश की जो लोगों की भावनाएं हैं उससे परिचित है, उसको एहसास है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जा रही है और ये चुनाव होगा। इस चुनाव में बहुत सारे इश्यूज हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है और आप हैरान होंगे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, चाहे पुलिस भर्ती है, चाहे JOIT है, बहुत सारे पेपर बिक रहे। पुलिस में का जो पेपर है वो 8 से 10 लाख रुपए में बिका है। कहा इन्होंने कि CBI की इंक्वायरी की जाएगी, मगर CBI आज तक हिमाचल प्रदेश इंक्वायरी करने को पहुंची नहीं है और बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं वो निकले नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में 65,000 पद जो हैं वो सरकारी क्षेत्रों में खाली हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरने में विफल हुई है। हमने कहा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा है कि हम 1,65,000 पोस्टें जो खाली पड़ी हुई हैं और 1 लाख पोस्टें जो हैं हम तुरंत सरकार बनने के बाद जो है हम 1 लाख पोस्टों को भरेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पे, आज हमारे जो खाने की चीज़ें हैं, वस्तु हैं, हर चीज़ पे जो है 5% जो है वो GST लगा है।
रोटी पे 5% है, परोठे पे 18% GST लगा हुआ है। आज हिमाचल की जनता जो है वो बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। और हिमाचल सिरमौर में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, हाटी वाला इशू है। जो चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव कोई एक इशू पे नहीं लड़ा जाता, चुनाव के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं जिला सिरमौर में विशेष करके ट्रांसगिरी क्षेत्र में हाटी को जनजातीय घोषित करने की बड़ी चर्चाएं थी। 14 सितंबर को कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें इन्होंने कहा कि हमने जो है इस प्रपोजल को अप्रूव किया है, मगर 14 अक्टूबर को 1 महीने बाद आचार संहिता लगने के बाद भी उसकी अधिसूचना जारी नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ के लोगों को गुमराह कर रही है और 1 महीने का समय जो है वो नोटिफिकेशन के लिए, या जो कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो उसको राष्ट्रपति को भेज करके अधिसूचना ऑर्डिनेंस के रूप में जो है वो लोगों के बीच में लाना चाहिए। आज अनिश्चितता का माहौल है, आज यही पता नहीं है कि कौन सी कैटेगरी इसमें आई, कौन सी नहीं आई। अब जब मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको याद होगा 14 सितंबर को, और प्रेस के लोगों ने पूछा कि भी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी वो अनक्लियर है। प्रदेश का मुखिया ये कह रहा है अनक्लियर है, जबकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रपोजल तो इनिशिएट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा होगा, उन्होंने कास्ट के आधार पर भेजा है कि अलग अलग जातियों को इनको जनजातीय घोषित किया जाए। उनको मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। और मैं आपको कह सकता हूँ कि हिमाचल की ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता को, हाटी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार ठगा। पहली बार 2014 में जो लोकसभा के चुनाव नाहन में हुए, हिमाचल में हुए, नाहन में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम इसको ट्रांसगिरी घोषित करेंगे, ट्राइबल घोषित करेंगे। 2017 में हरिपुर धार में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि हम 2019 के चुनाव से पहले इसको करेंगे, फिर नहीं हुआ और ये तीसरी बार हो गया है। आप ये देखोगे आज मन से ये कह रहे, एक होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर कह रहा है, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि हमने करा दिया है। भाई करा दिया तो नोटिफिकेशन तो दिखाओ, कागज तो दिखाओ। हिमाचल ट्रांसगिरी की जनता तो विश्वास करेगी कि भाई आपकी नोटिफिकेशन है। और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो सर्वे की रिपोर्ट्स है, IB की रिपोर्ट्स है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है, वो ये है कि ट्रांसगिरी क्षेत्र की 3 सीटें शिलाई, रेणुका, पच्छाद कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और इनको पता है कि हमें इससे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए इन्होंने जिसकी नोटिफिकेशन को जो है वो रोक के रखा है। और इनका ये मानना है कि 2024 का जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उससे पहले इस नोटिफिकेशन को जो है वो हम जो है वो नोटिफाई जो है करेंगे। चुनाव है, चुनाव में बहुत सारे इश्यूज भी होंगे। और मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि इसको मूव जो किया है कांग्रेस पार्टी की पूर्व की सरकारों ने, इसमें वीरभद्र सिंह जी का भी सहयोग है, पूर्व में धूमल साहब की सरकार का भी इसमें सहयोग रहा है। और 2005 में विधानसभा में इस प्रस्ताव को मैंने पास किया। आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी ब्रीफ कर रहे थे 14 सितंबर को, उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा से इस प्रस्ताव को 2005 में पारित किया गया। और उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया क्योंकि वो प्रस्ताव मैंने मूव किया था और मैंने इसको 2005 में विधानसभा से पास करा के केंद्र को भिजवाया। हाटी शब्द जो है, हाटी शब्द को रेवेन्यू इस रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट की फाइल्स में मैंने, हमारे जो DC होते थे 1996 में, उसमें मैं ऐड कराया। और जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी, हिमाचल यूनिवर्सिटी के ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार को भेज दी। हम स्वागत करते हैं इसका, हाटी होना चाहिए, लोगों की मांग है, मगर इससे कितना लाभ होगा कितना लाभ नहीं होगा ये तो समय बताएगा। ये अपने अपने जो वर्जन्स हैं, सब लोगों के अपने अपने वर्जन्स हैं। और हाटी के अलावा हमारे जो ट्रांसगिरी क्षेत्र में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज विकास जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हमारा विकास रुका हुआ है। कोई दफ्तर खोलने से विकास नहीं होता। ठीक है, कुछ दफ्तर हमारे सिलाई क्षेत्र में खोले गए हैं, मगर दफ्तरों में स्टाफ नहीं है, स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और सड़कों की हालत जो है वो दयनीय है। बहुत सारी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री द्वारा
शिलाई चुनाव क्षेत्र में की थी। मैं आज भी आपको बता सकता हूँ, बहुत सारी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। शिलाई का सिविल हॉस्पिटल एक है, शिलाई का बांगली ढाढस का जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बोला ये अटल आदर्श विद्यालय होगा, 35 करोड़ का बजट है, मौके पे एक नया पैसा नहीं है। शिलाई सचिवालय की बात है, शिलाई सचिवालय का काम शुरू नहीं हुआ है। जाखना में 10 बेड की बात की गई थी, और शिलाई के पीने के पानी की स्कीम थी कि 50 करोड़ रुपए की शिलाई के पीने की पानी स्कीम की थी, वो नहीं हुई है। शिलाई के लिए पीने की पानी की स्कीम तो 8.5 करोड़ रुपए की लागत से MLA प्राथमिकता में जो है वो मेरे द्वारा स्वीकृत की गई है। टिम्बी में IPH के रेस्ट हाउस की बात की गई थी, IPH का रेस्ट हाउस कहीं भी नहीं है, कोई शुरू भी नहीं हुआ, कोई बजट का प्रावधान नहीं हुआ। रोनहाट का डिग्री कॉलेज जो 2017 में शुरू हुआ था, आज भी प्राइवेट कमरों में जो है रोनहाट हॉस्पिटल, ये रोनहाट का डिग्री कॉलेज चला हुआ है। 5 करोड़ का बजट था। रोनहाट की जो PSC को कहा ये CSC है, आज CSC की स्थिति वही है जो पहले थी। बहुत सारी घोषणाएं मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री की अधूरी है, और शिलाई क्षेत्र की जनता और जिला सिरमौर की जनता जो है वो निश्चित रूप से जो है इस सरकार को जो है जवाब देगी। आज हर वर्ग, चाहे कर्मचारी है, किसान है, बागवान है, आज इस सरकार से जो है वो परेशान है। और मैं निश्चित रूप में आपको कह सकता हूँ, हमने कहा है कि OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिस दिन हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट की मीटिंग में जो है OPS को जो है वो लागू किया जाएगा, और दूसरी जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में होगी कि हम 1 लाख लोगों को, हिमाचल प्रदेश के 1 लाख जो बेरोजगार नौजवान है उनको जो है वो हम रोजगार, और मैं दावे से कह सकता हूं कि जिला सिरमौर में कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 सीटें जो है वो जीतेगी। इसके अलावा कोई और भी आपने कोई मुझसे प्रश्न पूछना है आप मेरे से पूछ। सर, जो महाकुंभ शिलाई में हुई थी ना जी, उसमें आप सभी पार्टी के एक मंच पे आ गए थे, ऐसा क्या रहा कि बाद में फिर अलगाव हो गया? नहीं, देखो, जब शिलाई में कुंडली हुई उस वक्त मैं भी वहाँ था, और मैंने भी कहा कि अगर इसको जनजातीय क्षेत्र को घोषित कराने के लिए मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी, मैं तैयार हूँ। हम सभी लोग थे, मगर अफसोस इस बात का है जो हाटी की जो समिति है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ना होकर के भारतीय जनता पार्टी की बॉडी हो गई है। और जिस मंच से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे जाएं, जिस मंच से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जाए, क्या कांग्रेस का विधायक उस मंच पे खड़ा हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, हाटी में सब पॉलिटिकल लोग थे, शामिल थे, और सबकी मंशा थी कि भाई ये क्षेत्र होना चाहिए, सबने सहयोग भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी ने किया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में है, तो सरकार काम करेगी, सरकार करेगी, हम थोड़ी करेंगे, विपक्ष थोड़ी करेगा। और पिछले 25 साल की अगर हम नज़र दौड़ाएं तो केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार रही नहीं है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, अलग कोalition पार्टी की सरकार रही। तो ऐसे ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे वो राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी क्षेत्र के वो हल नहीं हुए हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट अभी कर रही है, मगर इस तरह से भ्रमित करना, इस तरह से लोगों का बेवकूफ़ बनाना, तो ये अब जनता जवाब देगी इस चुनाव में। चौहान साहब, आपने अभी कुछ दिन पहले जो है वीडियो का सा किया था, तो आचार संहिता से पहले जो है कुछ पंचायतों में जो है जारी किए गए हैं शेल्फ वगैरह, जैसे कि आपका जलवा जनौली का जो मामला है ना, तो उसमें 1.5 करोड़ की जो शेल्फ है वो आचार संहिता से पहले उठाई गई है शायद। नहीं, मैं तो यही, मुझे बहुत लोगों ने शिकायत की कि शिलाई ब्लॉक में जो है नरेगा की शेल्फें जो है सेंक्शन की जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं और सेंक्शन की जा रही है, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की पंचायतों में सेंक्शन की जा रही है। और जबकि एक पंचायत में मनरेगा में 20 से ज़्यादा स्कीम एक समय में नहीं चल सकती। अब वो पैसे लेकर के या राजनीतिक आधार पर सेंक्शन कर रहे हैं। अब आप 50 स्कीमें सेंक्शन कर रहे हो, 50 स्कीमें तो 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। मगर जो है धज्जियाँ सरकारी धन की और सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाए, उसका उदाहरण शिलाई में मैंने रोकने का प्रयास किया, हमने वीडियो से बात की, और वीडियो ने जब नहीं मानी तो धरने में बैठे। भाजपा सरकार में तो कैबिनेट तक पहुंच गया है, कांग्रेस की जब सरकारें रही तब कैबिनेट तक क्यों नहीं पहुंच पाया हाटी का मुद्दा? नहीं, देखो, गवर्नमेंट, हमारी पूर्व की सरकारों ने इसको एरिया के आधार पे रिकमेंड किया था, और ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों की भावना हमेशा से ये रही थी कि भी इसको पूरे क्षेत्र को जनजातीय घोषित किया जाए, ना कि जाति के आधार पे किया जाए। बीजेपी की गवर्नमेंट ने जाति के आधार पे इसको रिकमेंड किया है, और ये बीजेपी का जो कहना है
कि हमारे बलदेव सिंह तोमर जी कहते हैं कि विकास के नाम पर 1000 करोड़ है। नहीं, जब जातियों को ट्राइबल डिक्लेयर किया जाता है तो विकास के नाम पे कोई पैसा नहीं है, उनका ये कहना गलत है। जौनसार बाबर है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, भरमौर है, वो पूरा क्षेत्र जनजाति घोषित है। अब हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुर्जर भी ट्राइबल हैं, मगर गद्दी और गुर्जरों के गाँव के लिए और उनके क्षेत्र के लिए कोई पैसा नहीं आता है। हमारी भी वही स्थिति है। अब इनका ये कहना कि जी एसटी के लोगों को अनाज बहुत मिलेगा, नो, एसटी के लोगों को अनाज का वितरण जो है वो पीडीएस सिस्टम, हिंदुस्तान में एक ही पीडीएस सिस्टम है जिसमें एपीएल और बीपीएल होता है। एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। उसमें चाहे एसटी होगा, चाहे एससी होगा, चाहे ओबीसी होगा, चाहे जनरल होगा, उनको एक उतनी ही मात्रा का और उतने ही पैसे का अनाज मिलेगा। ये भ्रमित करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है और समय के साथ जो है पर्दा टूटेगा। अभी तो अनक्लियर है, नोटिफिकेशन आएगी तो एक्चुअल पता लगेगा कौन कौन सी बरादरी उसमें है, कौन कौन सी बरादरी नहीं है। अब मान लो उसमें जो कहा जा रहा है इसमें खश है, कनैत है, भाट है और बेटी, 4 कम्युनिटी है। अब जो व्यक्ति का रेवेन्यू रिकॉर्ड में खश कनैत नहीं होगा वो ट्राइबल नहीं होगा। अब मैं शिलाई का विधायक हूँ, मेरी रेवेन्यू रिकॉर्ड में राजपूत लिखा हुआ है, तो मैं कहाँ से ट्राइबल होंगे नहीं। हम कांडो चौक के जो लोग हैं हम ट्राइबल नहीं होंगे। और बहुत सारे जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं जो खश कनैत हैं, जिनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में खश कनैत नहीं लिखा, वो ट्राइबल नहीं होंगे।